आज पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए ध्यान से। आरेनियस कोई बात नहीं, तुम्हारा भेज देंगे, अभी तो उसको छोड़ दो, आगे चलो। आरेनियस का अरे यार मैं कहाँ से कर रहा हूँ? 5 मिनट छोड़ दो। अरे कॉपी बन गई। आप उसके बिल कितने के आओगे? सिद्धांत आरेनियस का तू आगे आगे बेटेश्वर आ जा। आरेनियस का आयरन सिद्धांत आज पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघट्य यानी कि आयनिक होने वाला पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने अभी आयनों में विभक्त हो जाता है, क्या कहलाता है भाई? विद्युत अपघट्य कहलाता है। और विद्युत अपघट्य अपन ने बताया कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो प्रबल और दूसरा कौन सा भाई? दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल में हमने बात की जिसका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है, वो कहलाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। और जिसका जलीय विलयन में अल्प मात्रा में वियोजन होता है यानी कि अल्प मात्रा में अपने अवयवी आयनों में विभक्त होता है, वो कहलाता है भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य मान लीजिए 10 ग्राम हमने सोडियम क्लोराइड लिया और जल में उसको घोला तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा और अपने अभी अवयवी आयनों में Na+ और Cl- आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा भाई? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। दुर्बल में मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड की 10 ml मात्रा ली और उसे जल में डालकर तेजी से हिलाया तो 10 में से उसका 1 ग्राम या 2 ग्राम ही अपने आयनों में विभक्त होगा, वो कहलाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये तो अपन पढ़ चुके हैं कल। अब आरेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था। इस आरेनियस ने अम्ल, क्षार और लवण, क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है और लवण भी हो सकता है। तो आरेनियस ने क्या किया? अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन का अध्ययन किया। यानी कि उसने क्या किया? एक पात्र लिया, उसमें अम्ल को डाला और उसने अच्छी तरह से उसको विलोडित कर दिया, यानी कि उसको हिला दिया, घोल लिया। और उस विलयन में घोले जाने पर उसमें होने वाले परिवर्तनों को एक सिद्धांत में क्रमबद्ध किया। वो सिद्धांत क्या कहलाया भाई? आरेनियस का आयरन सिद्धांत कहलाया। जिसने अम्ल को भी किया, लवण को भी करके देखा और क्षार को भी उसने जल के अंदर घोल के देखा और उसमें होने वाले परिवर्तनों को एक सिद्धांत में क्रमबद्ध किया। वो सिद्धांत क्या कहलाता है भाई? आरेनियस का आयरन सिद्धांत या आरेनियस का विद्युत अपघट्य वियोजन का सिद्धांत कहलाता है। तो आरेनियस ने क्या किया? अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयनों का अध्ययन किया और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे आरेनियस का आयरन सिद्धांत या विद्युत अपघट्य वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। अब उसने जब अम्ल, क्षार, लवण को इसके अंदर घोला तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन अपन पूरे के पूरे सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डाल लिया, आरेनियस का आयरन सिद्धांत, हेडिंग डाल लिया सबने? हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, देखो आरेनियस ने
अम्ल, क्षार, वे लवणों के अम्ल, क्षार व लवणों के जलीय विलयनों का अध्ययन किया। जलीय विलयनों का अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया जिसे आर्रेनियस का आयनन सिद्धांत या विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 डालो नीचे और बोर्ड पे ध्यान से देखें। देखिए आर्रेनियस ने क्या करा, एक पात्र लिया और उस पात्र के अंदर जल को भर दिया और इस पात्र के अंदर उसने अम्ल, क्षार या लवण तीनों एक साथ नहीं, कोई एक पदार्थ। और आपको याद है अम्ल भी धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं, क्षार भी धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है और लवण भी धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं। देख रहा है जब हमने क्षार लवण को इस जल के अंदर डाला तो इस जल के अंदर डालने पर इसने जब इसको विलोडित किया तो इस अम्ल, क्षार या लवण में क्या क्या घटनाएं हुई उसको एक सिद्धांत में क्रमबद्ध किया। तो सबसे पहली बात क्या बताई इसने, बोलिए। जब किसी अम्ल, क्षार या लवण को जल में घोला जाता है तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है जिनसे कि वो मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए ए भी एक विद्युत अपघट्य है, विद्युत यानी कि अम्ल, क्षार, लवण में से कुछ भी हो सकता है। अगर इसको हमने जल में घोला तो ए क्या कौन सा है भाई, पॉजिटिव, प्लस बी कौन सा है, तो ये तो क्या हुआ भाई अनायन, और ये क्या कहलाता है। तो ये कह रहा है जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वो दो प्रकार के कणों में टूट जाता है। एक प्रकार के कणों पर धनावेश होता है जिसे धनायन कहते हैं और दूसरे प्रकार के कणों पर ऋणावेश होता है जिसे ऋणायन कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है, जल में घोला, काय में वियोजित हुआ भाई, बोलो Na प्लस प्लस, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या था है लवण। मान लिया एक अम्ल है HCl, काय में आयनिक हुआ प्लस, ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, ये हमने एक क्षार लिया NaOH, क्या हुआ धनायन, और ये क्या हुआ
पेयी का मतलब क्या हुआ, लवण भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। यही बात समझ में आ गई। तो इसने पहली बात बताई, जब किसी अम्ल, क्षार या लवण को या किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वो दो प्रकार के कणों में टूट जाता है। एक प्रकार के कणों पर धनावेश होता है जिसे धनायन कहते हैं, और दूसरे प्रकार के कणों पर ऋणावेश होता है जिसे क्या कहते हैं, लिखिए। नंबर 1, जब किसी विद्युत अपघट्य को ब्रैकेट में लिख देना अम्ल, क्षार व लवण, ब्रैकेट में लिख दो अम्ल, क्षार व लवण और ब्रैकेट बंद कर दो। जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वो दो प्रकार के कणों में टूट जाता है। इनमें से एक प्रकार के कणों पर धनावेश होता है। इनमें से एक प्रकार के कणों पर धनावेश होता है जिसे धनायन कहते हैं। और दूसरे प्रकार के कणों पर ऋणावेश होता है जिसे ऋणायन कहते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया भाई सबके? डायग्राम बना लिया और इसको लिख लिया। पहला पॉइंट अभी जो विद्युत अपघट्य है ये अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है और लवण भी हो सकता है। गर्ल्स को लेक्चर में आज कौन लेक्चर है? ठीक है बेटा, ठीक है भाई।
सेकंड पॉइंट क्या है आप देखिए। आप ये विद्युत अपघट्य इसमें आयनिक हो गया, तो इसमें कौन कौन से आयनिक, धनायन और ऋणायन। तो आरएनएस ने बताया कि किसी भी विलयन में धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए विलयन कैसा होता है, हमेशा उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। तो इसलिए क्या बताया कि विलयन में धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए विलयन क्या होता है, देखो। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, नंबर 2, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धनायनों और ऋणायनों की संख्या, धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए विलयन उदासीन होता है। देखो धनायनों की संख्या बराबर धनायनों की संख्या, देखो धनायनों की संख्या बराबर ऋणायनों की संख्या। धनायनों की संख्या बराबर ऋणायनों की, सबके समझ में आ गई ये बात भी। अगर किसी विलयन में 5 धनायन तो 5 ऋणायन, 50 धनायन है तो 50 ऋणायन, 25 धनायन है तो 25 ही ऋणायन। अब देखिए नंबर 3, मान लीजिए ये एक विद्युत अपघट्य था, काय में वियोजित हुआ होगा भाई, ये A प्लस, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, विद्युत अपघट्य यानी कि अम्ल क्षार या ठीक। तीसरा पॉइंट है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये तो मान लिए 10 ग्राम था हमारे पास और 5 ग्राम वियोजित होकर ये इसमें धनायन और ऋणायन बना दिए, तो ये तो वियोजित आयन हो गए। क्या हो गए भाई? वियोजित। और ये अवियोजित अणु हो गया। तो ये क्या है, ये अवियोजित और वियोजित आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, उस साम्य को हम कहते हैं गतिज साम्य या आयनिक साम्य कहते हैं। साम्य का मतलब क्या है, V1 बराबर V2 के। जब अग्राभिक्रिया का वेग प्रतीप अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है तो साम्य स्थापित। तो ये क्या है, इस प्रकार अनआयनिक, यहाँ इसे ये भी कह सकते हो अनआयनिक और इसे हम कह सकते हैं आयनिक। इस प्रकार अनायनिक और आयनिक आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, उस साम्य को हम क्या कहते हैं, आयनिक साम्य या रासायनिक साम्य कहते हैं। यानी कि ये A और B पुनः संयोग करके इसका निर्माण भी करते हैं AB, और AB पुनः वियोजित होकर A और B का, ये प्रक्रिया लगातार क्या होती रहती है भाई, चलती रहती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये धनायन और ऋणायन आपस में संयोग करके
अवियोजित अणु AB का निर्माण करते रहते हैं। इस प्रकार अवियोजित अणु और वियोजित आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, यानी कि V1 बराबर V2 के हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक साम्य या आयनिक साम्य कहते हैं। तो तीसरे पॉइंट में उसने क्या बात नोट की कि इस प्रकार वियोजित आयन और अवियोजित अणु, यानी कि ये जो वियोजित आयन आपस में संयोग करके उन्हें उदासीन अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वियोजित आयन और अवियोजित अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे ये भी कह सकते हैं, जिसे गतिक साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए। विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन। तीसरा पॉइंट, विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन आपस में संयोग करके उदासीन अणु बनाते हैं। इस प्रकार अवियोजित अणु और वियोजित आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। जिसे आयनिक साम्य या गतिक साम्य कहते हैं। जिस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू होता है। जिस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू होता है। इसको लिखिए। कल 10:30 बजे चला गया था, वो 11 बजे चला गया। तुम मर गया था नहीं मैंने बोला था मेरे साथ रहे अरे यार शूटिंग चल रही तुम्हें याद नहीं है, ये रहा ना
मेरे देखिए हिलदार का करे तो रोक ले पकड़ता है 2 3 देखिए अब हमें चौथे पॉइंट में अपन बताने जा रहे हैं। अब हमें ये पता लग गया कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं और दोनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। और याद रखना ये जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है ये दो कारणों से होता है। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण और एक मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। जैसे अपन ने बटन दाबा, वायर किसका है इसमें? कॉपर का। और अपने को याद है जितने भी मेटल है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा? 2। तो ये त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचे और फेज क्या होगा? चलने लगेगा। तो ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण तो ये हो गया। आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह, जैसा कि आप प्रैक्टिकल करेंगे, अभी 11th में आ गए हैं, आप 12th में आ गए, किस्मत खराब है आपकी कि कोविड आ गया, वरना लैब में होते देखते कैसे ये विद्युत ये सेल बनाना पड़ते हैं आपको और ये एनोड और कैथोड डाल देते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जल जाता है और सारे खेल खेलने को मिलते हैं। वह आप अभी भी करोगे, आप सुनना देखिए। दूसरा विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त आयनों के कारण। किसके कारण? मुक्त आयनों के। तो विद्युत अपघट्य के विलयन के अंदर इसमें कौन से आयन मौजूद है? A+ मौजूद है, मुक्त आयन मौजूद है। और किसी भी विलयन के अंदर अगर मुक्त आयन मौजूद होंगे तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। यानी कि हम इसमें एनोड और कैथोड डाल दें, बैटरी से संबंध कर दें तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या होगी इसमें? विद्युत धारा। यानी कि जो धन जितने भी इस विलयन के अंदर धन आए हैं वो तो कहां जाएंगे? कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएंगे? ऋण इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? अरे मुंह से बोलो ना। और जितने भी ऋण आए हैं वो कहां जाएंगे? अरे मुंह से तो बोलो। धन इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। कहां जाएंगे? यानी कि धनायन ऋणायन पर गति करेंगे और ऋणायन धन इलेक्ट्रोड पर गति करेंगे। गति करने से क्या होगा? ये जितने भी ऋणायन हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? त्यागेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन को ये त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन बंधित तार की सहायता से कहां जाएगा? कहां आएगा? कैथोड पर आएगा। और कैथोड पर कौन सा आयन मौजूद है? A+। यह आए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा और उदासीन हो जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कह रहा है ये एनोड पर कौन सा आयन जाएंगे? एनोड यानी कि धनाग्रह पर तो कौन सा आयन जाएंगे भाई? ऋणायन। और ऋणायन एनोड और कैथोड पर क्यों जाते हैं? उदासीन होने के लिए। तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? और कैसा हो जाएगा? ये ऋणायन ने क्या करा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया भाई? और उदासीन हो गया। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड यानी कि ऋणाग्रह पर कौन से आयन मौजूद है? आयन मौजूद है। यानी कि इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है इधर, देखो जा रहा है इधर से, ये जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? तो A+ ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया और ये भी क्या हो गया? तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने क्या किया? ग्रहण किया और परिपथ पूरा हो गया और विद्युत धारा का प्रवाह भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जब किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उपस्थित धनायन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और ऋणायन धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं।
जिससे विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 में लिखो, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो विलयन में उपस्थित ऋणायन, विलयन में उपस्थित ऋणायन धन इलेक्ट्रोड की ओर, तथा विलयन में उपस्थित धनायन और विलयन में उपस्थित ऋणायन। पहले कौन सा लिखा है? ऋणायन लिखा ना, ऋणायन धन इलेक्ट्रोड की ओर तथा धनायन बोलो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। लिख दीजिए, इसे चित्र में बनाइए और इसको एनोड और कैथोड पर समीकरण में लिखिए। चलिए लिखिए इसे। क्यों? अभी 25 दिन से एब्सेंट है। 25 अरे कन्हैया 10 दिन बराबर 1 दिन तो 30 दिन में हो गए। x की सवाल करते थे कि माना ही x बराबर 2, अभी मैंने मान लिया माना 1 दिन बराबर 10 दिन। गलत बात है, ग्राफ बनाते हैं उसमें नहीं मान के माना कि 10 खाने बराबर 1 खाने। फिर आप भी 1 नंबर बराबर 10 नंबर पा जाए। अरे बना लिया? हाँ मान ले, अच्छी फिक्र कर देना। ये जो आर्हेनियस ने प्रयोग किया और अपने प्रयोग के अंदर जो जो चीजें देखी वो एक सिद्धांत में उसने क्रमबद्ध कर दी। वो सिद्धांत क्या कहलाया? आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत कहलाया। कल फिजान तो नहीं आएगा ना? अरे गया ऊंचे करके सुना होगा।
बोली लग रही थी। सिलेबस का ही। दर्द तो नहीं रहा था। मतलब पेट दर्द कर अबे तेरा पेट क्यों दर्द करना है? शाम को ठीक हो गया था इसलिए घूम रहा था। अब मतलब आ गया ना शाम को तो ठीक। झूठ बोला। अबे चोर की दाढ़ी में झाड़ू हमें से मैं गया चार पॉइंट हो गए भाई। यूं है। लिख दिया। सर आप क्या काम में नहीं मैं ऐसे आया था बाहर खड़ा हो अच्छा कल में कहीं गया। कपड़े देखने आया था आज अपना आज हो गया हो गया गली गली में चर्चे पे जाएंगे अब मेरे को कपड़े देखने में शर्म आ रही है तो तेरे को कपड़े खोलने में शर्म अरे ये लिखना है ये नोट तेरे को कपड़े खोलने में शर्म और केथोड पर कम को लगाना है तो थोड़ा ये नोट लिख दे। सुने भाई, पांचवी बात बताई इसने। बता, पांचवी बात इसने बताई क्योंकि अपने को याद है अगर प्रबल विद्युत अपघट्य तो पूर्ण रूप से विद्युत होगा तो उसकी आयनन की मात्रा 100% हो जाएगी। और मान लीजिए एक विद्युत अपघट्य 90% आयनित हुआ तो उसकी आयनन की मात्रा 90% होगी। कोई 5% आयनित हुआ तो उसकी आयनन की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी? समझ में आ गई? जितना दुर्बल होगा जितना प्रबल होगा उसी हिसाब से उसका वियोजन होगा। तो आरएनएस ने बताया कि विद्युत अपघट्य की संपूर्ण मात्रा का वो अंश जो आयनों में वियोजित होता है आयनन की मात्रा क्या कहलाता है? यानी कि इस विद्युत अपघट्य की संपूर्ण मात्रा का वो अंश जो आयनों में वियोजित हो जाता है आयनन की मात्रा क्या कहलाता है? लिखो नंबर 4 विद्युत अपघट्य की संपूर्ण मात्रा का वो अंश विद्युत अपघट्य की संपूर्ण मात्रा का वो अंश जो आयनों में विभक्त होता है जो आयनों में विभक्त होता है आयनन की मात्रा कहलाता है। जो आयनित होता है आयनन की मात्रा कहलाता है। सबके समझ में आ गई? अगर एक विद्युत अपघट्य 10 ग्राम आयनित हुआ 90% तो वैसा 10% आयनों में वियोजित हुआ तो उसके वियोजन की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी? 10%। अगर कोई 50% वियोजित हुआ तो आयनन की मात्रा कितनी हो जाएगी? कोई 70% वियोजित हुआ तो आयनन की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी? 70% हो जाएगी। ये बात भी समझ में आ गई? नंबर 6 पॉइंट सुनिए बच्चों, 6 पॉइंट सुने ध्यान से। विलयन में जो विद्युत अपघट्य के जो गुण होते हैं यानी कि ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के जो गुण हैं वो विलयन में उपस्थित आयनों के गुण होते हैं ना कि अणुओं ना कि जैसे ये HCl जो है क्या है भाई? ये एक अम्ल है। ये क्या है? HCl अम्ल क्यों है?
H आयन के कारण अम्ल है, H परमाणु के कारण नहीं। इसकी अम्लीय प्रवृत्ति किसके कारण है? H प्लस आयनों के कारण। ये क्या है भाई? अम्ल है या अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। NaOH एक क्षार है, ये OH परमाणु के कारण नहीं। किसके कारण इसकी क्षारीय प्रवृत्ति? क्योंकि जिस विज्ञान में OH आयन होते हैं, वो एक परमाणु नहीं, OH परमाणु के कारण इसकी क्षारीय प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि OH आयन के कारण ये क्या है भाई? क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। कॉपर सल्फेट जो है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग गहरे नीले रंग का होता है। ये गहरा नीला रंग कॉपर परमाणु के कारण नहीं है, कॉपर आयन के कारण इसका रंग कैसा है? आ गई बात समझ में? तो ये क्या है कि विद्युत अपघट्य के गुण विलयन में उपस्थित आयनों की उपस्थिति के कारण होते हैं, ना कि परमाणुओं के कारण। किसके कारण होते हैं? आयनों की उपस्थिति के कारण। ये Cu परमाणु के कारण नहीं, Cu+2 आयन के कारण इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? गहरे नीले रंग। तो लिखो 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में लिखो विद्युत अपघट्य के गुण, विद्युत अपघट्य के गुण विलयन में उपस्थित आयनों के ब्रैकेट में लिख दो धनायन ऋणायन। आयनों के देखो विलयन क्या लिखा? विद्युत अपघट्य के गुण, फिर धनायन ऋणायन लिख दिया। विलयन में उपस्थित, दोबारा सुनो, थोड़ा सा पैराग्राफ सही बनाओ। सुनो, विद्युत अपघट्य के गुण विलयन में उपस्थित मुक्त धनायनों व ऋणायनों के कारण, मुक्त धनायनों व ऋणायनों के कारण होते हैं। धनायनों व ऋणायनों के कारण होते हैं। जैसे नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करो। HCl अम्ल होता है क्योंकि इसके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं। इसके विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं। ये लिखो HCl = H+। नीचे लिखो इसी प्रकार NaOH एक क्षार होता है क्योंकि इसके जलीय विलयन में OH- आयन उपस्थित है। देख लो दूसरी समीकरण NaOH वाली, Na+OH-।
दिया। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग या कॉपर सल्फेट का रंग गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है। ऐसा Cu+2 आयन के कारण होता है, ऐसा Cu+2 आयन के कारण होता है। समीकरण लिख लो कॉपर सल्फेट वाली। CuSO4 is equal to Cu+2 plus SO4 minus 2। लिख दिया भाई। सातवां लास्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, कॉमा लगा दो, चालकता उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या के, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। चालकता प्रोपोर्शनल टू आयनों की संख्या। चालकता प्रोपोर्शनल टू आयनों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आयनों की संख्या अधिक होगी तो चालकता भी अधिक होगी। यदि विलयन में आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता भी तो चालकता प्रोपोर्शनल टू आयनों की संख्या। क्रॉस लिखो, राइट लिखो। आरएनएस के आयनन सिद्धांत को समझाइए।